हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। करंट अफेयर्स टुडे का आज 67 एपिसोड आप लोगों के बीच लेके आया हूं, जिसमें आज का जो टॉपिक है वह हम लोग देखने वाले हैं आर्थिक घटनाक्रम से बहुराज्यीय सहकारी समितियां, जिसमें संशोधन विधेयक 2022 लाया गया है जो चर्चा का विषय है। तो चर्चा में क्यों है, तो लोकसभा ने हाल ही में बहुराज्यीय सहकारी समितियां जिसे संशोधन विधेयक 2022 को संसद की एक संयुक्त समिति को भेजा है। गौरतलब है कि भारत सरकार ने यह विधेयक लोकसभा में पेश किया था, जो किसी भी सहकारी समिति के मौजूदा बहुराज्यीय सहकारी समिति में विलय का प्रस्ताव करता है। यानी कोई भी जितनी भी सहकारी समितियां हैं कुछ भी मौजूद में, उसको क्या है कि बहुराज्यीय सहकारी समिति में विलय करने का प्रस्ताव लाया गया है। इसके पीछे क्या कारण है, सरकार की क्या नीतियां हैं, इन सभी मुद्दों को आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो दोस्तों, अगर आप यूपीएससी या स्टेट पीसीएस की तैयारी करते हैं और आपको जीएस के पेपर 3 के लिए जो इंडियन इकोनॉमी है उससे जुड़े रहने के लिए, उसमें जो करंट अफेयर से रिलेटेड जो क्वेश्चन आएगा उसको अच्छे से समझने के लिए आपको करंट अफेयर से जुड़े रहना होगा। इसके लिए क्या है कि आपको किसी माध्यम की जरूरत पड़ेगी दोस्तों। तो या आप न्यूज़पेपर से जुड़े रहें, या कोई यूट्यूब चैनल कई सारे हैं उससे जुड़े रहे, या किसी मैगजीन से जुड़े रहे। तो जैसे कि ये दृष्टि के द्वारा मैगजीन दिया जाता है दोस्तों, ठीक है। तो आप लोगों के पास उपलब्ध नहीं हो पाता है, क्योंकि ये हिंदी माध्यम के बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण ये जो मैगजीन है वह है। और हिंदी के कई सारे टॉपर हुए हैं जो जिनका मानना है, कहना है कि इनके यह रेगुलर पाठक के रूप में रहे और उसे बहुत ज़्यादा फायदा हुआ है। तो दोस्तों, आप लोग में से जिसे क्या है कि कई सारे बच्चे वंचित है, क्योंकि है ना, भारत में कई सारे बच्चे हैं जो गांव-गांव से बिलोंग करते हैं, उनके पास ये उपलब्ध नहीं हो पाता है, गांव में या मार्केट दुकान में भी नहीं मिलता है। तो क्या है कि यह उन बच्चों के लिए क्या है कि हम वीडियो के माध्यम से आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। जो इसमें वर्ड लिखा हुआ है, जो इसमें टॉपिक लिखा हुआ है, उसको हम अपनी आवाज़ दे करके आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो दोस्तों, इसे ज़रूर आप सुने। और अगर आप इसका पीडीएफ लेना चाहते हैं तो मेरे यूट्यूब चैनल के अबाउट में जाकर के वहाँ पे आप जाएंगे, वहाँ पे देखेंगे कि टेलीग्राम का लिंक दिया गया है, वहाँ से जुड़ सकते हैं और आप वहाँ से इसका जो पीडीएफ है वह प्राप्त कर सकते हैं। तो दोस्तों, देखते हैं कि चर्चा में क्यों है, ये देख लिया। और विधेयक के बारे में जानेंगे हम, और बहुराज्यीय सहकारी समितियां जो संशोधन विधेयक 2022 के जो प्रावधान है वह कौन कौन सी प्रावधान लाया गया है, इन सभी को आज की इस वीडियो में देखेंगे। और विधेयक से संबंधित जो प्रमुख मुद्दे हैं उन सभी मुद्दों को देखेंगे। उसके बाद क्या है कि सहकारी क्षेत्र के 7 प्रमुख मुद्दे कौन कौन से जुड़े हैं, और भारत में सहकारिता क्षेत्र जो है वह कौन कौन सी है। और उसके बाद दोस्तों, उसके बाद देखेंगे कि सहकारिता से संबंधित उच्चतम न्यायालय का क्या निर्णय है, और सहकारिता की परिभाषा जानेंगे। तो इस तरह से इस टॉपिक को अच्छी तरीके से समझेंगे। तो और अच्छे तरीके से समझने के लिए इससे जो संभावित प्रश्न है उसको देख लेंगे, तो इस टॉपिक को समझना और आसानी हो जाएगा। तो बहुराज्यीय सहकारी समितियां जो MSCS भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। यानी बहुराज्यीय सहकारी समितियां जो है भारत के आर्थिक विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, किंतु इससे संबंधित कानूनी प्रावधान में कुछ खामियां हैं, ठीक है। इससे संबंधित मुद्दों का समाधान करते हुए अपने विचार प्रस्तुत कीजिए। तो दोस्तों, इसमें जो बहुराज्यीय सहकारी समितियां जो है भारत के आर्थिक विकास में बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, ठीक है। लेकिन इसमें जो है कुछ कानून संबंधी जो प्रावधान है उसमें क्या है, खामियां हैं। तो उन खामियों को दूर करने के लिए भारत सरकार इसके लिए क्या कदम उठा रही है, इसके बारे में आपसे या क्या कदम उठाना चाहिए या सरकार क्या कदम उठाती है, इससे आपको जुड़े रहना है। तो आप इसके बारे में क्या सोचते हैं, इससे संबंधित तो आपको ये जानकारी लेना बहुत ही जरूरी है। तो देखते हैं कि विधेयक के बारे में पहले देख लेते हैं कि यह विधेयक क्या कहता है। तो सबसे पहले यह विधेयक बहुराज्य सहकारी समितियों MSCS अधिनियम 2000 में 97 संवैधानिक संशोधन अधिनियम 2011 पर विचार करते हुए संशोधन करना चाहता है। और ये जो हुआ था कि 2000 में 97 जो संवैधानिक संशोधन अधिनियम जो हुआ था 2011 पर, ठीक है, वह विचार मतलब 2011 पर विचार करते हुए संशोधन करना चाहता है, जिसके तहत संविधान में भाग 9B सम्मिलित किया गया था, ठीक है, इस संशोधन के तहत। उसके बाद अगला है कि इसका उद्देश्य पारदर्शिता, उत्तरदायित्व बढ़ाना, ईज ऑफ डूइंग बिजनेस,
में सुधार करना और बेहतर वित्तीय अनुशासन को बढ़ावा देना है। ठीक है, तो इस विधेयक के बारे में समझ लिए कि इनका जो प्रमुख मुद्दा था क्या था, है ना। यानी इसके बारे में जो है ना विधेयक, बहुराज्य सहकारी समितियां जो थी संशोधन विधेयक 2022 के तहत, वो कौन कौन, मतलब क्या उनका परिचय है, ये आपने समझ लिया। उसके बाद देखते हैं कि बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022 के क्या क्या प्रावधान हैं, और यह जो विधेयक लगाया गया है इसके लिए क्या प्रावधान किया गया है। तो वर्तमान कानून, जैसे कि यह 20 वर्ष पहले अधिनियमित किया गया था, जिसमें प्रावधान है कि केवल बहुराज्य सहकारी समितियां ही खुद को समामेलित कर सकती है और एक नई बहुराज्य सहकारी समिति बना सकती है। जिसमें अगला है कि विलय पर नया कानून, कोई भी सहकारी समिति उपस्थित सदस्यों के कम से कम 2/3 सदस्यों के बहुमत से पारित संकल्प द्वारा और ऐसे समिति की एक आम बैठक में मतदान कर मौजूदा बहुराज्य सहकारी समिति में विलय का निर्णय ले सकती है। ऐसा संकल्प उस समय के लिए लागू संबंधित राज्य सहकारी समिति अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होगा, जिसके तहत ऐसी सहकारी समिति पंजीकृत है। उसके बाद अगला है कि सहकारी चुनाव प्राधिकरण। तो विधेयक सहकारी क्षेत्र में चुनावी सुधार लाने के लिए एक सहकारी चुनाव प्राधिकरण की स्थापना का भी प्रयास करता है। सरकार ने वर्ष 2002 के अधिनियम की धारा 45, अधिनियम की जो धारा 45 को प्रस्तावित करने का प्रस्ताव दिया। प्रस्तावित संशोधन के अनुसार प्राधिकरण में एक अध्यक्ष, एक उपाध्यक्ष और केंद्र द्वारा नियुक्त किए जाने वाले अधिकतम 3 सदस्य होंगे। उसके बाद है सहकारी पुनर्निर्माण एवं विकास निधि। यह विधेयक मुख्य अधिनियम में एक नई धारा 63A सम्मिलित करने का प्रयास करता है। यह रुग्ण बहुराज्य सहकारी समिति के पुनरुद्धार के लिए सहकारी पुनर्वास, पुनर्निर्माण और विकास निधि की स्थापना से संबंधित है। धारा 70A क्या कहता है? तो केंद्र द्वारा निर्धारित राशि से अधिक वार्षिक टर्नओवर या जमा राशि वाली ऐसी बहुराज्य समितियों के लिए समवर्ती ऑडिट से संबंधित बिल में एक नई धारा 70A सम्मिलित करने का प्रस्ताव है। उसके बाद अगला है कि सहकारी सूचना अधिकारी और एक सहकारी लोकपाल। इन समितियों के शासन को अधिक लोकतांत्रिक, पारदर्शी और जवाबदेह बनाने के लिए विधेयक में एक सहकारी सूचना अधिकारी और एक सहकारी लोकपाल नियुक्त करने का प्रावधान है। न्याय संगतता और समावेशिता को बढ़ावा देने के लिए MSCS बोर्डों में महिलाओं एवं अनुसूचित जाति या अनुसूचित जनजाति के सदस्यों के प्रतिनिधित्व से संबंधित प्रावधानों को शामिल किया गया है। उसके बाद आगे है कि दंड को बढ़ाना। तो इसके तहत बहुराज्य सहकारी समिति या उसके अधिकारियों या सदस्यों के कुछ अपराधों में झूठे रिटर्न भरना, गलत सूचना देना या अपराधों के समन का पालन न करना शामिल है। इन अपराधों के लिए जुर्माना 2000 रुपए, रुपए 2000 से लेकर के रुपए 10,000 के बीच है। इस बिल के अनुसार रिटर्न या सूचना को दायर न करना भी अपराध होगा। इन सभी अपराधों के लिए रुपए 5,000 से 1 लाख रुपए के बीच जुर्माना भरना होगा। उसके बाद आगे के जो मुद्दे हैं वह है कि विधेयक से संबंधित प्रमुख मुद्दे, है ना। ये जो विधेयक लाया गया है बहुराज्य सहकारी समितियां संशोधन विधेयक 2022, इसमें जो प्रमुख मुद्दे हैं वह क्या है? तो संघीय ढांचे के खिलाफ है। सबसे पहले क्या है कि यह विधेयक राज्य सरकारों के अधिकारों को छीनना चाहता है, जो देश के संघीय ढांचे के खिलाफ है। यह विधेयक किसी मौजूदा MSCS के साथ किसी भी राज्य सहकारी समिति के विलय की अनुमति देने के लिए मुख्य अधिनियम की धारा 17 में संशोधन करना चाहता है। विपक्षी सदस्यों ने तर्क दिया है कि केंद्र की विधायी क्षमता से परे हैं, क्योंकि राज्य सहकारी समितियां इसके क्षेत्र में नहीं हैं। कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार। सहकारी समितियों पर सरकार और विधायी नियंत्रण पिछले कुछ वर्षों में बढ़ा है। ठीक है, कुप्रबंधन और भ्रष्टाचार की घटनाएं बढ़ रही हैं।
नया फंड एमएससीएस पर अतिरिक्त बोझ डालेगा और उनकी स्वायत्तता को प्रभावित करेगा और उनकी जो स्वतंत्रता है उसको प्रभावित कर सकता है। तो ये सब मुद्दे हैं। उसके बाद है कि सहकारी क्षेत्र के 7 प्रमुख मुद्दे क्या हैं। ठीक है, तो केंद्र से एकाधिक नियंत्रण, पूरे देश में सामूहिकता के संचालन को आसान बनाने के लिए एमएससीएस का गठन किया गया था, लेकिन एमएससीएस विश्वास संबंधी मुद्दों का सामना कर रहे हैं जो भी सहयोग का आधार है। इसलिए एमएससीएस को वर्ष 2018 में धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत लाया गया और सभी शहरी और एमएससीएस बैंकों को वर्ष 2020 में भारतीय रिजर्व बैंक के रडार पर लाया गया। इन सुधारों ने एमएससीएस को केंद्र सरकार के कई नियंत्रणों में ला दिया है, जिससे यह डर पैदा हो गया है कि निगरानी तंत्र एक जमीनी स्तर के विपरीत ऊपर से नीचे के दृष्टिकोण अपनाएगा। उसके बाद है कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति की सिफारिशों को लागू नहीं करना। और जो चौधरी ब्रह्म जो थे प्रकाश, उसकी जो उसके तहत जो समिति बनाया गया था उसकी सिफारिश को लागू नहीं किया गया। वर्ष 1991 में योजना आयोग, अब नीति आयोग कहलाता है, कि चौधरी ब्रह्म प्रकाश समिति ने एमएससीएस को पुनर्गठित करने के लिए दूरगामी सिफारिशों की, लेकिन रिपोर्ट के अनुसार अधिनियम में संशोधन नहीं किया गया। उल्लेखनीय है कि आंध्र प्रदेश इस समिति की सिफारिशों को लागू करने और सहकारी समितियों का एक नया मॉडल बनाने वाला पहला राज्य था। उसके बाद है कि भारत में सहकारिता क्षेत्र, तो दोस्तों जिसमें पहला है कि सहकारिता से संबंधित संवैधानिक प्रावधान। तो संविधान 97 संशोधन अधिनियम 2011 द्वारा भारत में कार्य कर रही सहकारी समितियों के संबंध में नया भाग 9B जोड़ा गया। उसके बाद अगला पॉइंट है कि भारतीय संविधान के भाग 3 के अंतर्गत अनुच्छेद 19(1)(c) में संघ और संगठन के बाद सहकारिता शब्द जोड़ा गया था। यह सभी नागरिकों को सहकारी समितियां बनाने का अधिकार को मौलिक अधिकार का दर्जा प्रदान करता है। उसके बाद अगला पॉइंट है कि राज्य के नीति निर्देशक तत्वों DPSP भाग 4 में सहकारी समितियों के प्रचार के संबंध में एक नया अनुच्छेद 43B जोड़ा गया था। उसके बाद है कि भारत में सफल सहकारी समितियों के उदाहरण, तो भारतीय राष्ट्रीय कृषि सहकारी विपणन संघ है ना। उसके बाद अगला है कि भारतीय किसान उर्वरक सहकारी लिमिटेड। उसके बाद है अमूल। ये क्या है कि उदाहरण है कि सहकारी समितियों के भारत में जो अभी काम कर रहे हैं। उसके बाद है कि सहकारिता से संबंधित उच्चतम न्यायालय का निर्णय क्या है इसके क्षेत्र में। तो जुलाई 2021 में उच्चतम न्यायालय ने 97 संशोधन अधिनियम 2011 के कुछ प्रावधान को रद्द कर दिया है, जिसमें क्या था कि उच्चतम न्यायालय के अनुसार भाग 9B जो है, जिसमें अनुच्छेद 243ZH से 243ZT ने तक अपने सहकारी क्षेत्र पर राज्य विधानसभाओं के अन्य विधायी शक्ति को महत्वपूर्ण एवं पर्याप्त रूप से प्रभावित किया है। इसका अगला पॉइंट है कि साथ ही 97 संविधान संशोधन के प्रावधान को राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुमोदित किए बिना संसद द्वारा पारित किया गया था। अगला पॉइंट है कि उच्चतम न्यायालय ने माना कि राज्यों के पास विशेष रूप से उनके लिए आरक्षित विषयों पर कानून बनाने की विशेष शक्ति है। गौरतलब है कि सहकारिता राज्य सूची का एक भाग है। उसके बाद आगे के पॉइंट देखते हैं कि 97 संविधान संशोधन के लिए अनुच्छेद 368(2) के तहत कम से कम आधे राज्य विधानसभाओं द्वारा अनुसमर्थन की आवश्यकता है। उसके बाद अगला है कि चूंकि 97 संविधान संशोधन के मामले में अनुसमर्थन नहीं किया गया था, इसलिए इसे रद्द कर दिया गया। उसके बाद कह रहा है कि क्या आप अवगत है, तो सहकारिता की परिभाषा किस प्रकार से दिया गया है इसके बारे में जानते हैं। तो अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन इंटरनेशनल कोऑपरेटिव अलायंस ICA द्वारा सहकारिता कोऑपरेटिव को संयुक्त स्वामित्व वाले और लोकतांत्रिक रूप से नियंत्रित उद्यम के माध्यम से अपनी आर्थिक
सामाजिक तथा सांस्कृतिक सामान्य जरूरतों एवं आकांक्षाओं को पूरा करने हेतु स्वेच्छा से एकजुट व्यक्तियों के स्वायत्तता संघ के रूप में परिभाषित किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय सहकारिता गठबंधन। अंतर्राष्ट्रीय सहकारी गठबंधन एक स्वतंत्र गैर सरकारी संगठन है जो दुनिया में सहकारी संगठनों का प्रतिनिधित्व एवं उनकी सेवा करता है। इस गठबंधन की स्थापना वर्ष 1895 में लंदन में हुई थी। अगला है कि गठबंधन के सदस्य कृषि, बैंकिंग, ऋण एवं बचत, उद्योग, बीमा, मछली पकड़ने वाले जो होते हैं, सामाजिक आवास, स्वास्थ्य, सार्वजनिक सेवाओं, उपभोक्ता सेवाओं और पर्यटन सहित गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय सहकारी संगठन है। उसके बाद है कि अगला है कि इस गठबंधन के अंतर्गत 107 देशों के 310 सदस्य संगठन हैं, यानी 107 देशों में 310 सदस्य जो है संगठन बनाए हुए हैं जो देश भर में लगभग 1000 मिलियन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व करते हैं। उसके बाद है कि वर्ष 1946 में यह गठबंधन संयुक्त राष्ट्र के साथ परामर्शी स्थिति प्रदान करने वाला पहला गैर सरकारी संगठन था। उसके बाद अगला है इसमें कि सहकारिता समिति उच्चतम न्यायालय के जो निर्णय है लाया गया है न्यायालय के द्वारा, उसमें क्या है कि इसने भाग 9B के प्रावधानों की वैधता को बरकरार रखा है जो बहुराज्य सहकारी समितियों MSCS से संबंधित है। अगला पॉइंट है कि इसने कहा कि बहुराज्य सहकारी समितियों का विषय केवल एक राज्य तक सीमित नहीं है बल्कि इसमें विधायी शक्ति भारत संघ की होगी। तो दोस्तों इस तरह हमने क्वेश्चन भी देख चुके हैं, तो टॉपिक कंप्लीट हुआ। कैसा लगा हमें कमेंट करके जरूर बताएं। अगर आप चैनल पे नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें जिससे मेरे आने वाली सभी वीडियो आप तक पहले पहुंचे। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में। जय हिंद।